तो आज मीडिया को सीएम आवास दिखाएगी आम आदमी पार्टी और सुबह 11 बजे मीडिया को सीएम हाउस ले जाएगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कल बीजेपी को इसका चैलेंज दिया था। बीजेपी को सीएम हाउस चलने की चुनौती भी दी है संजय सिंह ने और कहा है कि हम मीडिया को और बीजेपी के नेताओं को दिखाएंगे सीएम हाउस। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे कि बीजेपी शीश महल को लेकर जो आरोप लगा रही है, वो शीश महल अब मीडिया के साथ सबके सामने हम रखेंगे और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शीश महल पर आपने बीजेपी को चैलेंज किया है। सांसद संजय सिंह की बीजेपी नेताओं को चुनौती, बीजेपी नेताओं से मीडिया के साथ मुख्यमंत्री आवास चलने को कहा है। आज सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी नेता सीएम आवास जाएंगे। संजय सिंह ने बीजेपी को स्विमिंग पूल, सोने की टॉयलेट दिखाने का चैलेंज दिया है और साथ ही बीजेपी ने संजय सिंह को चैलेंज का क्या जवाब दिया है, सुनिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, पीएम के घर पर एक पैसा भी सरकार ने नहीं खर्चा। जो पहले से राजीव गांधी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह जी के लिए जो घर निवास था, वही निवास चला आ रहा है। हाँ, उन्होंने जो 11 बजे का समय दिया, अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को लिख कर देंगे, जिसके अंतर्गत वह बंगलो आता है, कि 11 बजे कल वह बंगला खोल दिया जाए। दिल्ली की जनता खुद देख ले कि उस बंगले में क्या क्या लगा है। तो बीजेपी कैग रिपोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, इसको भी देख लेते हैं। बीजेपी के मुताबिक पुनर्निर्माण का अनुमान 7.61 करोड़ रुपए था, लेकिन टेंडर 8.62 करोड़ रुपए का निकाला गया, यानी टेंडर की लागत 13.21% अधिक थी। यह काम 2022 में 33 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ, यानी लागत अनुमानित राशि 342.31% अधिक थी। ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। 6 जनवरी को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या आरोप लगाए थे, ये आपको सुनाते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर शीश महल के निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही सामान और उसकी कीमत पर भ्रष्टाचार का दावा किया है। बीजेपी के मुताबिक शीश महल में जकूजी पर 19.5 लाख खर्च किए गए हैं, जिम और स्पा पर 35 लाख, 10 बेड और सोफा पर 13 लाख, फ्रेंच रेफ्रिजरेटर पर 3.2 लाख, माइक्रोवेव ओवन पर 1.8 लाख, 2 स्टीम ओवन और बताया जा रहा है कि इस पर 6.5 लाख के करीब खर्च किया गया है। वहीं वॉशिंग मशीन पर 1.9 लाख और 88 इंच की एलईडी टीवी पर 28.9 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं 10 और ओएलईडी टीवी पर 43.9 लाख रुपए खर्च किए गए।
और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आधिकारिक आवास का दौरा करने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी प्रमुख के वहां रहने के दौरान उसे शीश महल में बदल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके सीएम आवास का अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। आतिशी के आरोप पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिट्ठी जारी कर जवाब दिया है। तो आतिशी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कहा था, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। आतिशी ने कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं, साथ ही बीजेपी के ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया है। आतिशी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक दूसरे से क्या कहा है, अब ये भी आपको बता देते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया है कि सीएम आवास का अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। कहा कि ये 3 महीने में दूसरी बार है जब आधिकारिक आवास से बाहर कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी कर उनके दावों को खारिज कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं आई। आतिशी से कई बार 6 फ्लैगस्टाफ रोड का पोजीशन लेने को कहा गया, लेकिन वे नहीं मानी, इसलिए आवंटन रद्द हो गया। आतिशी को 2 नए आवासों का भी प्रस्ताव दिया गया था। इनमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। जब उनको बंगला दिया गया, क्या उन्होंने जाकर प्रदर्शन लिया? वो अब भी AB 14 मथुरा रोड पर ही प्रदर्शन कर बैठी है अपना बंगला। अब वो बताएं उस बंगले में कौन रह रहा है, उनके कौन लोग रह रहे हैं, ये बता दें। और क्या उनको जो प्रदर्शन दिया गया था, जो बंगला दिया गया था, क्या उन्होंने लिया? और ये उसमें लिखकर कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रदर्शन लेना है। जब आप प्रदर्शन नहीं लेंगे तो सरकार ऑब्वियसली वो बंगला किसी और को देगी। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। रजनीश, आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है बीजेपी को, मीडिया के लोगों को तो आमंत्रित किया ही है, लेकिन बीजेपी नेताओं को भी चुनौती दी गई है कि वो भी आएं और मुख्यमंत्री आवास को विजिट करें, वो दिखाएं। क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कहीं कोई रिएक्शन है? क्या वाकई में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे? और साथ ही आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता रहेंगे अगर आज ये विजिट हो रहा है तो? देखिए, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद इन्हीं लोगों की अगुवाई में 11 बजे ये लोग मीडिया को शीश महल, जो तथाकथित शीश महल है जिसे अरविंद केजरीवाल का आवास है और एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, उसको विजिट कराएंगे। क्योंकि इस पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया है और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास में जो खर्च हुए हैं, जिस तरीके से करोड़ों का उसमें लागत लगाया गया है और अलग अलग चीज़ें वहाँ पर लाखों रुपए की लगाई गई है, उसे एक मुद्दा बनाया गया था। तो आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही थी और यही वजह है कि संजय सिंह ने अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर निशाना साधना शुरू किया है। तो आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस मामले में आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाह रही है। वो मीडिया को लेकर ज़रूर वहाँ पर जाएंगे जहाँ ये आरोप लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए अपने घर के लिए, तो उसी तरह का खर्च प्रधानमंत्री के निवास पर भी होता है।
तो एक तरह से चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने इस पूरे मामले में है। लेकिन संजय सिंह ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल या आतिशी या दिल्ली के मुख्यमंत्री के उस आवास को देखने के लिए बीजेपी के लोग जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। ज़रूर मीडिया के लोग वहां पर जाएंगे और आम आदमी पार्टी ये कोशिश करेगी कि वो तस्वीरों के जरिए वहां की सच्चाई दिखाए। जो चीज़ें टीवी पे, अखबारों में या सोशल मीडिया पे चलती है, क्या वाकई वो सही है, ये कहीं ना कहीं एक पड़ताल आम आदमी पार्टी करवाना चाहती है। अब देखना होगा कि अंदर से किस तरह की तस्वीरें आ रही है। जी ठीक है रजनीश, आप नजर बना रखें, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, बालकनी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सलमान के घर के सामने पुलिस चौकी बनी है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान की जान को खतरा बताया गया है। तो मुंबई में बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट पूरे देश में सलमान खान के कारण मशहूर है। यहां सलमान खान रहते हैं और अब उसी घर के फर्स्ट फ्लोर की इस बालकनी में एक साइड बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है, जबकि दूसरी तरफ भी इसे लगाने का काम जारी है। यानी कि सलमान खान अब अपने घर की बालकनी में खुले में नहीं दिखेंगे, वो बुलेट प्रूफ दीवार के पीछे रहेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सलमान खान को गैंगस्टर बिश्नोई गैंग से जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर से देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी घर के बाहर फेंसिंग और कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। और ये जो कांच की दीवार है कोई मामूली दीवार नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है। और ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान अपने फैंस को जो है इसी गैलरी से मिलते हैं, इसी गैलरी में आके हाथ दिखाते हैं। ईद का वक्त हो या दिवाली का वक्त हो या फिर उनके जन्मदिन का वक्त हो, सलमान खान इसी गैलरी में आते हैं जहां पर ये कांच की दीवार बनाई जा रही है और फेंसिंग लगाई जा रही है और वो अपने फैंस को जो है अभिवादन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी जो विधायक थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के। पहला कारण सलमान खान से दोस्ती बताई गई है, यानी सलमान खान कितने करीब थे बाबा सिद्दीकी के, उसका जिक्र मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। जब भी ईद होती थी बाबा सिद्दीकी के बांद्रा वेस्ट के घर पर, सलमान खान और शाहरुख खान उस ईद में जरूर जाते थे। वैसे आपको यह भी बता दें कि सलमान खान के घर की सुरक्षा ही बुलेट प्रूफ नहीं की गई है, बल्कि घर पर फायरिंग की घटना के बाद उन्होंने जो कार ली थी वो भी बुलेट प्रूफ थी। इसके अलावा उनके घर के बाहर 1-2 नहीं बल्कि हाई रेजोल्यूशन के 6 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बालकनी के चारों तरफ लोहे की मजबूत ग्रिल भी लगाई गई है। यहां 24 घंटे मुंबई पुलिस सलमान खान की सुरक्षा में तैनात रहती है। उनके घर के ठीक सामने 2 अस्थायी चौकियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा एक SRPF की वैन सलमान खान के घर के बाहर 24 घंटे खड़ी रहती है, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। सलमान खान के घर के सामने पुलिस की चौकसी कैसी है, देखिए रिपोर्ट। यहाँ बहुत चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है और इस पुलिस व्यवस्था में जो एक चौकी है सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, एक जो गाड़ी है SRPF की वो सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, दूसरी चौकी सलमान खान के घर के बाहर बाईं तरफ लगाई गई जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी और साथ में जो स्पेशल बॉडीगार्ड्स हैं, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनको रखा गया है। और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर बीच बीच में गश्त लगाते रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेंसिंग की जा रही है, यहाँ पर सलमान खान के जो फैंस हैं वो चढ़ जाते हैं और यहाँ पर चढ़कर वो सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस दीवार से चढ़कर वो आगे जाते हैं और आगे जाके सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये लोहे की फेंसिंग भी की जा रही है ताकि सलमान खान का कोई भी फैन यहाँ पर चढ़ ना पाए। सीसीटीवी लगाई गई है, देखिए एक सीसीटीवी ऊपर है, 2 सीसीटीवी नीचे है और इसके साथ ही 4 सीसीटीवी दाईं तरफ पेड़ के पास लगाई गई है। पहली बार मुंबई में ऐसा हो रहा है कि किसी अभिनेता के घर के बाहर और घर के अंदर जो है बुलेट प्रूफ कांच लगाए जा रहे हैं। उस कांच की
की जो दीवार है वो बनाई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरफ आने वाला जो रोड है वो एक तरफा कर दिया गया है। तो सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है और इसकी जो प्रमुख वजह है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या है और दूसरी प्रमुख वजह है लगातार सलमान खान को अभी भी धमकियों का दौर जारी है। पनवेल में जो उनका फार्म हाउस है वहाँ भी रैकी की जा चुकी है, ऐसा इस चार्जशीट में कहा गया है और सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस की चार्जशीट के 24 घंटे बाद ही सलमान खान के घर की बालकनी में बुलेट प्रूफ कांच लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 210 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 4590 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 कारण गिनाए गए हैं, जिसमें पहला कारण बाबा सिद्दीकी का सलमान खान का करीबी होना बताया गया है। दूसरी वजह है अनुज थापन की आत्महत्या का बदला लेना। अनुज थापन को पुलिस सलमान के घर फायरिंग केस में गिरफ्तार किया था और उसने जेल में बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या का तीसरा कारण मुंबई में विश्नोई गिरोह का दबदबा स्थापित करना है। लॉरेंस गैंग मुंबई में डी गैंग की तरह वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और सलमान खान को लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बाद ही वर्ष 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी थी और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जो धमकियां मिली उसका यही नतीजा रहा कि Y+ सिक्योरिटी के कवर में सलमान खान चलते हैं, जो कि सरकार ने उन्हें देने का फैसला लिया था। Y+ सिक्योरिटी दिए जाने की घोषणा सरकार ने की थी इन धमकियों को देखते हुए और Y+ सुरक्षा में 11 जवान हमेशा सलमान खान की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी इसमें शामिल रहते हैं, यानी कि Y सिक्योरिटी का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। कार के आगे पीछे एस्कॉर्ट के लिए 2 गाड़ियां हमेशा साथ चलती हैं सलमान खान के Y सिक्योरिटी के तहत। सलमान की पर्सनल सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद है और उसमें ये एडेड Y+ सिक्योरिटी। बॉडीगार्ड शेरा इस सिक्योरिटी टीम को लीड करते हैं, वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड भी हैं और वही इस पूरी सिक्योरिटी टीम को लीड करते हैं, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी और प्लस Y+ सिक्योरिटी सलमान खान की जो है वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है 24 घंटे। कोरोना की तरह अब HMPV भी भारत के अलावा दूसरे देशों में बढ़ रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कोरोना वाले मंजर का रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है। चीन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। चीन के अंदर एंटीवायरल ड्रग की कमी हो गई है। भारत में भी अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं, साथ ही कई नए देशों में भी वायरस का संक्रमण फैलने लगा है। और ये वायरस चीन में किस तरह से फैल रहा है, किस तरह के हालात पैदा कर रहा है, वो भी देखें। चीन में 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस 529% बढ़े हैं, यानी केसेस में आप बड़ी उछाल, बड़ा जंप। वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMP वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का भी निर्णय ले लिया गया है HMP वायरस के प्रसार को देखते हुए। WHO ने चीन से HMP वायरस की विस्तृत जानकारी भी मांगी है और रिपोर्ट्स में दावा है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है इस वायरस के प्रभाव को देखते हुए। चीन में एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, ये भी खबरें सामने आ रही है। मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान, ब्रिटेन में HMP के केस मिले हैं और सिर्फ चीन नहीं बल्कि आसपास के जो देश है वहां पर भी HMP वायरस का विस्तार होता नजर आ रहा है। तो हिंदुस्तान में चीन में फैले HMP वायरस को मात देने के लिए कोरोना की तर्ज पर इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षक सिविल सर्जनों को इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना की तर्ज पर इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुणे, जम्मू, पटना और जयपुर से तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। HMP वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब तक देश में 5 राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। इसकी रिपोर्ट हुई है। अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं। नागपुर में 13 साल की बच्ची और 7 बच्चे में HMP वायरस का संक्रमण मिला है। कोलकाता में एक 5 महीने का बच्चा इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हुआ है।
लेकिन इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी 2 नए केसेस सामने आए हैं। चेन्नई में 69 वर्ष के बुजुर्ग HMP वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जबकि सेलम में 45 साल के पुरुष में इस वायरस की पुष्टि हुई है। सबसे पहला केस बेंगलुरु में आया, जहां 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची इससे संक्रमित हुए थे। हालांकि इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी इन्हें दे दी गई। एक केस अहमदाबाद में भी मिला, जहां 2 महीने का बच्चा इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया था। देश के जाने माने डॉक्टर्स ने इस चीनी वायरस को नॉर्मल वायरस करार दिया है। साथ ही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत साल से है एंड जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो वैसे ये भी फैलता है, उतना ही प्रॉब्लम्स करता है जितना कॉमन कोल्ड करता है, कोई उससे ज़्यादा नहीं करता है। और बच्चों में इट कैन कॉज निमोनिया, बट और वायरसेस भी दे कैन कॉज निमोनिया। तो यूजुअली बच्चों में जो बाकी वायरसेस हैं वो मिलके अराउंड 95% कॉज होते हैं निमोनिया के, एंड ये वायरस करीबन 5% केसेस में ये भी निमोनिया कॉज करता है। वायरस जो है ये सिमिलर काइंड ऑफ कोविड वायरस ही है, कोई अलग से कोई वायरस नहीं है। और ये हमारे देश में और इंटरनेशनली वायरस कई सालों से, कोविड से पहले भी और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस जो है, जो कॉमन कोल्ड वगैरह सर्दियों में लगती है, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ज़्यादा लोग इसको ये करें, प्रयोग में लाएं, साफ़ सुथरा रहें, मास्क लगाएं, इस तरह अपने आप को अलग रखें, आइसोलेट करके रखें। तो ये सब बात पे होगी। प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्वास्थ्य कर्मियों को कि कैसे ये फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस वायरस को जो प्रेजेंटेशन है इस वायरस का, वो एक जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस प्लस माइल्ड कोविड के सिम्टम्स के साथ ये आ रहा है। और ये RNA वायरस कैटेगरी में है, जो हम डे टू डे अगर वायरस की पूरी फैमिलीज की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जो कि ऑलरेडी पुरानी एक कैटेगरी है, उसके अंदर ही इस वायरस को रखा गया। और अब बात MP में भ्रष्टाचार के फ्लाईओवर की करेंगे। जबलपुर के फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 800 करोड़ की लागत से बना था फ्लाईओवर। उद्घाटन से 3 दिन बाद ही सड़क में दरार आ गई। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये देखिए, मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार का ये पुल है। हाल ही में बने पुल पर देखिए कैसे दरारें आ गई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये देखिए कैसे पैचेस को ठीक किया जा रहा है, जो कि इस फ्लाईओवर पर नजर आ रहा है। जबलपुर में मौजूद है ये फ्लाईओवर, जिसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये सब भ्रष्टाचार का गोलमाल का नतीजा है और ये प्रदेश के विकास के लिए बेहद चिंताजनक है। तो जबलपुर में निर्माणाधीन MP के सबसे बड़े फ्लाईओवर की पूरी डिटेल क्या है, वो भी हम आपको बिग वॉल के माध्यम से बताते हैं। तो MP का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। इसकी लागत 800 करोड़ रुपए है और मदन महल चौक से दमोह नाका तक ये जाता है फ्लाईओवर। और इसमें आरोप क्या लगे हैं इसके निर्माण को लेकर? निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया क्वालिटी देखने को मिली है। और हाल ही में फ्लाईओवर के एक हिस्से का उद्घाटन किया गया था। यह मामला आपको बता रहे हैं। कुछ ही समय बाद सड़क में दरारें पड़ने लगी, जिसको लेकर यह विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अभी तक कार्रवाई क्या हुई? तो जबलपुर के मुख्य अभियंता को हटा दिया गया है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है इन आरोपों को देखते हुए। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरह से इस पूरे फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन विभागीय जांच जो अब तक हुई है उसमें क्या पाया गया है और जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं इसके घटिया निर्माण को लेकर, वो कितने सही साबित होते नजर आ रहे हैं?
देखिए रवि, एक तो ये 800 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा है, लंबे वक्त से ये बन रहा है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर ये बताया जा रहा है। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, 3 हिस्सों में ये बन रहा है और तीनों ही हिस्सों का तकरीबन 70-80% निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। अब इस फ्लाईओवर में कुछ दरारें दिखाई दी, लोगों ने इसकी शिकायत की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और उसके बाद इस पर एक जांच कमेटी गठित की गई। मगर जांच कमेटी गठित करने से पहले जो चीफ इंजीनियर थे उनका तबादला कर दिया गया। अब जांच कमेटी जबलपुर फ्लाईओवर तक पहुंचती, चूँकि भोपाल से भी उसमें अधिकारी जाने हैं, उससे पहले ही वहां पर उन दरारों को भरने का, सड़क को ठीक करने का काम शुरू हो गया। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फ्लाईओवर, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार कि जिसका भी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उसमें 800 करोड़ में के फ्लाईओवर में अगर दरारें आ रही है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी, क्योंकि सरकार ने खुद जो जांच कमेटी गठित की है, जो आदेश निकाला है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 800 करोड़ का ये फ्लाईओवर बनना है और उसके पूरे निर्माण से पहले ही अगर उसमें दरारें आ रही है तो ये बड़ा सवाल है। इसके लिए जांच कमेटी गठित की जाती है। तो अब देखना होगा कि जांच कमेटी जब जाती है तो उस पर जो ठेकेदार, जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर यूं ही उस पर लिपापोती करके इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर है दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय से जुड़ी हुई। 46 सालों के बाद बदल रहा है कांग्रेस मुख्यालय। दिल्ली में 9A कोटला मार्ग होगा नया पता। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होगा। सोनिया गांधी करेंगी नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन। नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन होगा। तो जल्द ही कांग्रेस मुख्यालय का पता बदल जाएगा। नई दिल्ली में पार्टी का नया ऑफिस बनकर तैयार है। आने वाले समय में कांग्रेस मुख्यालय का पता 9A कोटला रोड होगा। इस भवन को आज की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट किया जा सकेगा। नए मुख्यालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा भवन रखा गया है। अभी कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली के 24 अकबर रोड पर है। और कांग्रेस के नए मुख्यालय से देखिए हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की रिपोर्ट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का नया मुख्यालय अब 24 अकबर रोड की बजाय होगा मेरे पीछे का ये 9 कोटला मार्ग। सूत्रों का कहना है कि जिन डिपार्टमेंट से उसको एनओसी मिलनी बाकी थी वो मिल चुकी है। ऐसे में अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर कांग्रेस मुख्यालय के शिफ्टिंग का काम शुरू कर देगी। इस बिल्डिंग को अगर आप देखें, कॉरपोरेट स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग है। 6 मंजिला इमारत है ये। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल आधुनिक चीज़ों से लैस हैं। वाईफाई से लेकर तमाम सिस्टम अंदर मौजूद है। साथ ही साथ अध्यक्ष से लेकर महासचिवों से लेकर सबके कमरे इसमें बने हुए हैं। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा कहा जाता है, उन्होंने आर्किटेक्ट के साथ बैठ करके इस बिल्डिंग का एक एक कोना, एक एक कमरा करीने से उस पर अंतिम मुहर लगाई थी। हालांकि अब वो दोनों नेता हमारे बीच नहीं हैं। इसके अलावा आपको याद दिलाऊं तो 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद 1978 की शुरुआत में कांग्रेस ने अपना नया मुख्यालय 24 अकबर रोड में कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ शिफ्ट किया था। तब से 46 साल बाद अब कांग्रेस के मुख्यालय का पता बदलने जा रहा है। खास बात ये भी है कि यूपीए के दोबारा सत्ता में आने के बाद 2009 में सोनिया गांधी ने इस बिल्डिंग का नाम इंदिरा भवन रखा था और इसका शिलान्यास किया था। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस जोन से सारे जो पार्टियों के दफ्तर हैं उनको बाहर ले जाने के लिए कहा था, जिसके बाद सभी पार्टियों को अलग अलग दफ्तर बाहर अलॉट किए गए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का दफ्तर है, उसी रोड पर कांग्रेस का भी दफ्तर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि उनके नए मुख्यालय का पता पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो, इसलिए उन्होंने पीछे के गेट को मेन गेट बनाया, पता बदलवाया और पता रखा गया 9A कोटला मार्ग, दिल्ली। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले सभी अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है। आज 3 अखाड़ों की पेशवाई एक साथ निकलेगी। इसमें 3 अनी अखाड़े शामिल हैं और अनी अखाड़े के जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री महंत और नागा सन्यासी एक साथ महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ में कुछ हठयोगी भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
आज महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों की पेशवाई होगी। ये अखाड़े हैं श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा। और महाकुंभ मेले में डेरा जमाए हुए आवाहन अखाड़े के खड़ेश्वरी बाबा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा से आए ये बाबा पिछले 8.5 सालों से लगातार एक ड्रम के सहारे पर खड़े हुए हैं। इन 8.5 सालों में वो एक पल के लिए भी ना तो बैठे हैं और ना ही लेटे हैं। आवाहन अखाड़े के ये हठ योगी इसी ड्रम के सहारे खड़े होकर साधना करते हैं, इसी पर खाना खाते हैं और इसी ड्रम पर खड़े खड़े ही सो भी लेते हैं। बाबा ने अपना पूरा जीवन इसी तरह खड़े होकर ही बिताने का ये कठिन फैसला धर्म की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए लिया है। महाराज जी, कितने सालों की ये तपस्या और ये साधना है जो आप? 8.5 साल हो गए हैं। हाँ, खड़े रहेंगे जब लोग मर्जी अपनी। मतलब कैसी साधना है ये? क्या? हाँ जी, हठ योग है बच्चा जी। हाँ, किस लिए कर रहे हैं? अपनी तपस्या, कैसों को तपस्या है, क्या बताओ, तपस्या चल रही है मेरी। मतलब तपस्या लोग करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए है जी। हाँ, धर्म के रक्षा के लिए है जी। तो पिछले 8 सालों में महाराज जी आप कभी बैठे नहीं हैं? हम नहीं बैठे, ना बैठेंगे जी। हाँ, न्यू जैसे खड़े हैं तैसे इसी पर खड़े रहते हैं 24 घंटे। और प्रयागराज में कुंभ में संत महात्मा और अखाड़ों के प्रमुख अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में आवाहन अखाड़े के शिविर में 62 वर्षीय महंत इंद्रगिरी महाराज भी पहुंचे। डॉक्टर्स ने बाबा को बताया कि उनके दोनों फेफड़े 97% तक खराब हैं, वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसी के सहारे हरियाणा के हिसार से कुंभ मेले में पहुंचे हैं। सांस लेने में परेशानी के बावजूद महंत कुंभ में पहुंचे। हिसार हरियाणा से आए इंद्रगिरी 4 दशक से आवाहन अखाड़े से जुड़े हुए हैं। इतनी समस्या, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गंगा किनारे आए हैं महाकुंभ में। ये गणेश जी की कृपा है, गणेश जी की कृपा के द्वारा पहुंचे हुए हैं श्री महंत इंद्रगिरी। महाराज जी, किस तरह की समस्या हो गई थी आपको? ये इन्फेक्शन हो गया था, फेफड़ों में पानी बन गया था, फेफड़ों में पानी बनने के कारण हुआ। लड़ाई मत किया कर इतनी जल्दी। महाराज जी, तो इसके बावजूद कैसे कर रहे हैं यहाँ सारी चीज़ों को आप? जो तपस्या, जो साधना है आपकी, ऑक्सीजन होने के बाद कैसे चीज़ों को करते हैं? साधना श्री गणेश जी की महाराज की कृपा है और दवाइयाँ भी अपने साथ में लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ है, भाप के कैप्सूल वगैरह दवाइयाँ हमारी अंग्रेजी की सब चल रही हैं और गणेश जी की कृपा से ठीक ही रहे। महाराज जी, ये भी मान रहे होंगे कि इस महाकुंभ में आप आए हैं, गंगा किनारे हैं, तो गंगा मैया की कृपा हो सकती है कि आप यहाँ से सही होकर जाएं। गणेश जी की कृपा है, गंगा मैया की कृपा से सभी तीनों स्नान करके यहाँ से जाएंगे, अथवा भी जाना नहीं है। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। अरब में सैलाब, अमेरिका और कनाडा में बर्फीला तूफान, तिब्बत में भूकंप और चीन में कोयले की तरह धधकते पहाड़, यानी अमेरिका से लेकर चीन तक कुदरत कहर ढा रही है। सवाल यह है कि कुदरत की अजीबोगरीब घटनाएं क्या संकेत दे रही हैं, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब के मक्का, मदीना और जेद्दा में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ में गाड़ियां खिलौने की तरह बह जाएंगी और लोगों के घर डूब जाएंगे। पूरी दुनिया में कुदरत का कहर जारी है। तिब्बत में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटके आए और 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में 10 साल का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया है, जिसने 7 राज्यों में आपातकाल लगा दिया है। कनाडा भी बर्फीले तूफान का कहर झेल रहा है। इसके अलावा चीन के जंगलों में ऐसी आग भड़की है जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को भस्म कर दिया है। यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीच शहर में सैलाब से टकराती और खिलौनों की तरह बहती कारों का ये वीडियो सऊदी अरब के मक्का से आया है।
जितनी बारिश सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में एक साल में भी नहीं होती, उससे ज्यादा पानी 24 घंटे में बरस गया। इस कदर बारिश हुई कि सऊदी अरब समेत 4 खाड़ी देशों के रेगिस्तान में सैलाब आ गया। सऊदी अरब के मक्का, मदीना, जेद्दा और कई शहरों में इस कदर बारिश हुई कि बाढ़ का रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। अरब में अचानक बदले मौसम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मदीना की सड़कें बारिश से नदियों में बदल गई। कई इलाकों में पहली मंजिल की छत तक पानी भर गया। अरब के रेगिस्तानी इलाकों में अचानक इस कदर मौसम बिगड़ा तो अल्लाह को याद करके रहम के लिए प्रार्थना करने लगे। सड़कों पर जो जहां था वहीं फंस गया। इतनी तेज बारिश हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह गई। इस वीडियो को देखिए। 2 डिलीवरी पर्सन की बाइक सैलाब में फंस गई और वो तेज बारिश से बचने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दी। मदीना शहर में जगह जगह सड़कों से अंडरपास में बाढ़ का पानी ऐसे भरने लगा जैसे कोई बड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया। जगह जगह रेतीली जमीन पर बनी सड़क धंस गई। कारें उन गड्ढों में फंस गई। अचानक बदले मौसम से लोग बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि सऊदी अरब के लोगों ने ऐसा सैलाब अब से पहले कभी नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर इस बाढ़ की भयावह वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में कयामत बनकर टूट पड़ी है। पर्यावरणविद इस बाढ़ को जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। बारिश ने मक्का और मदीना का मौसम बदल दिया, लेकिन जिद्दा में तो ओले गिर देना। गलियों में खड़ी गाड़ियां बहने लगी और सड़कें समंदर बन गई। जिद्दा में इतना पानी बरसा है कि कुछ जगहों पर गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। बड़ी बड़ी और आलीशान बहुमंजिला इमारतों की निचली मंजिल डूब गई। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और जनजीवन पटरी से उतर गया। मक्का के अलावा आवली इलाके में बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में फंस गए। विदेशी सैलानियों से भरी एक पर्यटक बस भी बाढ़ के पानी में फंस गई। पर्यटकों का मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के मदीना, रियाद, अल बाहा और तबुक भी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सऊदी मौसम विभाग के मक्का, मदीना, जिद्दा और रियाद में भारी बारिश और सैलाब का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी अरब में ऐसी बारिश और सैलाब की ऐसी तस्वीरें असामान्य हैं। सऊदी मौसम विभाग ने इस बारिश को दुर्लभ करार दिया है।
सोमवार से शुरू हुए कुदरत के इस कहर के बुधवार तक जारी रहने का अनुमान है। सैलाब के साथ साथ कई इलाकों में धूल भरी आंधी और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। कुदरत के कहर के बाद सऊदी अरब में हड़कंप मचा है, क्योंकि बात सिर्फ बेहिसाब बारिश की नहीं है। करीब 40 दिन पहले सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फ पिच गई थी। नवंबर में सऊदी अरब के अल जौफ इलाके में अचानक हुई बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने वहां रह रहे लोगों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। गर्म तपती लाल रेत पर बेहिसाब बर्फ की सफेद चादर देखकर पर्यटक भी अचंभित हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।